अक्सर हम अपने दादा दादी नाना नानी से सुनते आए हैं कि उनके बुजुर्ग 125-150 साल तक स्वस्थ जीवन जीते थे। तब हम प्रकृति से समरस होकर जीते थे। आज हम विकास के रथ पर सवार प्रकृति को नोचते कुचलते तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। प्राकृतिक जरूरतों के साथ साथ हमारी भौतिक जरूरतें भी बढ़ चुकी है। दुनिया के ताल से ताल मिलाकर चलना है तो विकास तो होना ही चाहिए, किंतु बिना हमारी भौगोलिक स्थिति का सम्मान करें, पश्चिमी देशों का अंधा अनुकरण करते करते हम जो प्रकृति की सहने की और हमारे अपशिष्टों को संभाल लेने की क्षमता को नष्ट करते जा रहे हैं, उससे प्रदूषण नामक भयानक राक्षस आज धीरे धीरे हमें निगलते जा रहा है और दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है। आज हमें विकास के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण को भी प्राथमिकता देनी होगी, अन्यथा प्रकृति का नियम बड़ा साफ है, जैसे को तैसा। जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है भारत में प्रदूषण, वजह, असर और समाधान। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रदूषण तब होता है जब इंसान द्वारा उत्पन्न हानिकारक तत्व जैसे गैसें, केमिकल्स, धूल, कूड़ा, कचरा प्रकृति की असर सहने की क्षमता से ज्यादा हो जाए। भारत में वायु, जल, भूमि, शोर, यहां तक कि रेडिएशन का भी प्रदूषण देखा जाता है। दो 2024 की IQAir रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 11 भारत के हैं। असम मेघालय बॉर्डर पर बर्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जबकि दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायु प्रदूषण भारत में औसतन जीवन प्रत्याशा को 5 साल कम कर रहा है। देश का बढ़ता जनसंख्या घनत्व और तेजी से शहरीकरण ने वाहनों के उपयोग और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि की है। शहरी सीवेज डिस्चार्ज, औद्योगिक अपशिष्ट और खेतों से कीटकनाशक और उर्वरक ने झीलों और नदियों जैसे जल निकायों को प्रदूषित किया है, जिससे जल की टॉक्सिसिटी को बढ़ा दिया है और एक्वाटिक इकोसिस्टम को खतरा पैदा कर दिया है। भारत के कुल वायु प्रदूषण में कारखानों का योगदान लगभग 51% है। थर्मल पावर प्लांट जैसे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मनुष्यों में सांस की समस्याएं पैदा कर सकता है और एसिड रेन का भी कारण बन सकता है। ऐसे प्लांट वायुमंडल में पर्टिकुलेट मैटर में भी योगदान करते हैं। छोटे कण पदार्थ जो हवा में लटके रहने के लिए काफी छोटे होते हैं, सांस लेते समय शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं उत्पन्न होती है। 10 माइक्रोमीटर व्यास के कण यानी PM10 ऊपरी श्वसन पथ में जमने पर जलन पैदा करते हैं, जबकि 2.5 माइक्रोमीटर व्यास या उससे छोटे कण पदार्थ यानी PM2.5 गहराई में जाकर फेफड़ों में फंस सकते हैं, जिससे अस्थमा और हृदय संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारत में शहरी वायु प्रदूषण का लगभग 20 से 30% वाहनों से आता है। वाहनों के उत्सर्जन से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और अनप्रोसेस्ड हाइड्रोकार्बन वायुमंडल पर विषैला प्रभाव डालते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या और धुंध जैसी पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भारत में शहरीकरण काफी तेजी से और अनियोजित हुआ जा रहा है, इसलिए शहरों में वाहनों की भीड़भाड़ के परिणाम स्वरूप धीमी गति वाले यातायात से अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। पुरानी गाड़ियां और डीजल की अधिकता से समस्या और बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने 2020 में BS4 मानकों को रोल आउट करके BS6 मानक व स्क्रैपेज नीति लागू की है, लेकिन इनका असर बहुत अधिक धीमा है। कृषि में कृत्रिम उर्वरकों और कीटकनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है और सिंचाई के बाद वे रसायन खेतों से प्रवाहित होकर अन्य भूजल भंडार और जल निकायों को प्रदूषित करते हैं। फसल कटाई के बाद खेत को अगली बुवाई के लिए साफ करने के लिए फसल अवशेषों को जलाना देश के वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हर साल अक्टूबर और नवंबर में उत्तरी भारत की वायु प्रदूषण की स्थिति बिगड़ती है, जिससे दिल्ली में गंभीर AQI स्तर बढ़ जाता है। उत्तर पश्चिम से आने वाली तेज हवाएं धुएं को गंगा यमुना के मैदान तक पहुंचाती है, जहां सर्दियों में क्षेत्र का लो एयर प्रेशर प्रदूषकों को फंसाकर खतरनाक धुंध का निर्माण करता है। पराली जलाने के वैकल्पिक उपाय मौजूद है, लेकिन कई किसानों के लिए महंगे और टाइम कंज्यूमिंग है।
पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान के निकट स्थित शहरों में धूल का आवरण वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। गर्मियों के महीनों में देश के पश्चिम से रेगिस्तान के पार चलने वाली मौसमी हवाएं पीएम 2.5 स्तर को काफी बढ़ा देती है। उसी तरह बिना ढके निर्माण कार्य और अनपैव सड़कें भी भारत की पीएम 2.5 स्तरों को काफी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। देश में हर साल 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट बनता है, जिसका 3/4 से भी कम भाग एकत्र किया जाता है और केवल 12 मिलियन टन अपशिष्ट का ही प्रोसेसिंग किया जाता है। लगभग 31 मिलियन टन अपशिष्ट लैंडफिल में फेंका जाता है, जिससे दिल्ली के गाजीपुर जैसे लैंडफिल पहाड़ बन जाते हैं, जिनमें आग लगने से जहरीली गैसें हवा में मिलती है। 2016 में मुंबई के पास देवनार में लैंडफिल स्थल पर लगी आग 4 दिनों तक जारी रही। लैंडफिल में खराब तरीके से विनिर्मित ठोस कचरा मक्खियों और कीटकों को पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, जो कि टाइफाइड और हैजा जैसी वेक्टर बोर्न बीमारियों को फैलने का कारण बनती है। ध्वनि प्रदूषण भारत के शहरी क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। यह नींद की गुणवत्ता को कम करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हृदय संबंधी स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 ने आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों, मोटार यातायात और अस्पतालों के चारों ओर शांत क्षेत्रों के लिए दिन और रात के लिए डेसिबल सीमाएं निर्धारित की है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर अक्सर ट्रैफिक भीड़ और घनी शहरी गतिविधियों के कारण इन सीमाओं को पार कर जाते हैं। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत दुनिया के 61 शहरों के ध्वनि स्तरों के नमूनों का अध्ययन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 114 डेसिबल के साथ शीर्ष स्थान पर था। देश के कुछ क्षेत्रों को रेडिएशन प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। झारखंड राज्य में जादूगुड़ा यूरेनियम खदान 1967 में स्थापना होने के बाद से ही आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याएं जैसे जन्मजात विकृतियां और प्रजनन संबंधी समस्याएं का कारण बनी हुई है। आसपास के अन्य यूरेनियम माइनिंग शहर जैसे नारवा पहाड़ से भी इसी तरह की समस्याओं की रिपोर्ट आई है। भारत में जल प्रदूषण की बात आती है तो आंखों के सामने सबसे पहले आती है राजधानी से बहने वाली काली बन चुकी यमुना, जो नदी कभी निर्मल हुआ करती थी। अनट्रीटेड सीवेज, औद्योगिक अपशिष्टों से फॉस्फेट्स और अन्य रासायनिक घटक यमुना नदी की सतह पर पूरे वर्ष तक फोम बनाए रखते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम और टॉक्सिसिटी बहुत अधिक हो जाती है। अब हिमालय से उगमित काशी की प्यारी गंगा मैया लीजिए या ब्रह्मगिरी से निकलने वाली दक्षिण गंगा गोदावरी, भारत की सभी नदियों का हाल कमोवेश एक जैसा ही है। अधिक जनसंख्या, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, कचरा और अजलीय लाशें हमारी पवित्र नदियों को जहर बना रही है। हर साल 2 मिलियन असमय मौतें भारत में वायु प्रदूषण के कारण होती है। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बच्चों में दमा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण जीवन प्रत्याशा 8 साल तक घटा देता है। जल प्रदूषण से हर साल 3.77 करोड़ लोग बीमार होते हैं और इसका आर्थिक बोझ 2.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना 1974 में पूरे देश में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने, औद्योगिक उत्सर्जन मानक निर्धारित करने और अपशिष्ट उपचार को नियमित करने के लिए की गई थी। 2019 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2024 तक पीएम 10 स्तरों को 20 से 30% तक कम करने का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे बाद में 2026 तक 40% तक कम करने के लिए पुनः संशोधित किया गया है। राजधानी क्षेत्र में सर्दियों में घनी धुंध के कारण प्रदूषण स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। 2017 में सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी जीआरएपी पेश किया। जीआरएपी एक्यूआई स्तरों के आधार पर प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें 4 चरणीय योजना शामिल है। हालांकि यह स्थायी समाधानों को प्राप्त करने के लिए मूल कारणों का समाधान नहीं करता है। स्वच्छ भारत मिशन से कचरा प्रबंधन और टॉयलेट निर्माण पर जोर दिया गया। सरकार उपाय और नियम बनाती तो है, लेकिन नियमों की अनुपालना, संसाधनों की कमी और सुस्ती बड़ी समस्या बनी हुई है। हमें एनर्जी के सस्टेनेबल सोर्सेस को अपनाना होगा।
सोलर, पवन और बायोगैस को बढ़ावा देना होगा। सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल को बढ़ावा देना होगा। किसान भाइयों को खेतों में पराली जलाने की बजाय मशीनों या जैविक उपायों को अपनाना होगा। निर्माण कार्य के दौरान धूल नियंत्रण के उपाय सख्ती से लागू किए जाने चाहिए। हर घर और स्कूल में जागरूकता अभियान चलाना होगा। हमें कूड़े का सही डिस्पोजल, रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। तो साथियों, भारत में प्रदूषण एक बहुआयामी भयानक संकट बन चुका है, जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार के नियम तभी सफल होंगे जब हम सब जागरूक और अनुशासित नागरिक बन सरकारी नियमों और मानकों का पालन करेंगे। कंटेंट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम, आप, यह देश फिर से स्वच्छ एवं स्वस्थ सांस ले सके, इसी कामना के साथ आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।